हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं और रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पीछे मुख्य कारण क्या रहे थे। तो इस बारे में आज हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना देश में केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को की गई। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इस प्रकार से इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे, तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य है साख तथा मुद्रा संबंधी नीतियों में समन्वय स्थापित करना। देखिए, रिजर्व बैंक की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य रहा है देश की जो मौद्रिक और साख नीति है उनमें समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन उनमें बनाना। क्योंकि यदि देश में एक केंद्रीय बैंक कार्य नहीं कर रहा है, अलग अलग बैंक काम करते हैं, तो सबकी मौद्रिक नीतियाँ अलग होगी, सबके साख देने के तरीके अलग होंगे, ब्याज दरें उनमें डिफरेंट होगी, उनके कार्य करने की शैली विभिन्न प्रकार से होगी। तो उनमें एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए, मौद्रिक और साख नीति में समन्वय स्थापित करने के लिए RBI की स्थापना करना आवश्यक था। नेक्स्ट है रुपए के आंतरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थायित्व लाना। देश की जो करेंसी है उसके आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थायित्व लाना इसकी स्थापना के पीछे एक मुख्य उद्देश्य रहा है। जब तक देश की करेंसी के मूल्य में स्थायित्व नहीं होगा, तब तक देश की विनिमय दरें स्थायी नहीं हो सकती। देश की गुडविल, देश की मुद्रा की गुडविल अन्य देशों में अच्छी नहीं हो सकती, उपयुक्त नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य में स्थायित्व लाना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में बैंकिंग का सुव्यवस्थित एवं संतुलित विकास करना। बैंकिंग व्यवस्था का संतुलित रूप से विकास करना इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य रहा है। चूँकि रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व देश की बैंकिंग प्रणाली निजी क्षेत्र में स्थापित थी, निजी क्षेत्र के व्यक्तियों का उसमें प्रभुत्व था। तो निजी क्षेत्र के व्यक्ति उन क्षेत्रों में बैंक स्थापित करते थे जहां उनके लाभ की संभावना अधिक थी, साथ ही लाभ को सर्वोपरि उसमें उद्देश्य माना जाता था। तो इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था का असंतुलित विकास हुआ था। जो डेवलप एरिया थे, विकसित क्षेत्र थे, उनमें बैंक बहुत अधिक मात्रा में स्थापित हो चुके थे, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। आम जनता तक बैंकों की पहुंच अभी तक नहीं बनी थी। तो इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था का सुव्यवस्थित रूप से और संतुलित विकास करने के उद्देश्य से RBI की स्थापना करना एक अनिवार्य कार्य हो चुका था उस समय तक। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संग्रहण करना। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, यदि उनके जितनी भी जमाएं हैं उनमें से रिजर्व फंड के रूप में नहीं रखा जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उस बैंक के फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उस पर किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है यदि केंद्रीय बैंक का, तो उसकी साख सीमाएं बढ़ जाएगी, साख की लिमिट बढ़ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उस बैंक के फेल होने की, विफल होने की, असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उन बैंकों की कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग RBI में रखना अनिवार्य हो गया था, किसी एक बैंक के पास रखना अनिवार्य हो गया था। इसलिए RBI की स्थापना का एक उद्देश्य लेके रखा गया। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा बाजार का उचित संगठन एवं विकास करना। देश में मुद्रा बाजार अल्पकालीन वित्तीय व्यवस्था करने के लिए एक मुख्य बाजार होता है, जहाँ पर अल्पकालीन वित्त प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा बाजार का उचित संगठन और विकास करने के लिए RBI की स्थापना करना आवश्यक था। नेक्स्ट उद्देश्य है कृषि साख की व्यवस्था करना। देखिए, एग्रीकल्चर, कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। कृषि पर मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन 70% ऑफ पॉपुलेशन, हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में व्यस्त है। तो कृषि साख की व्यवस्था करना अनिवार्य आवश्यकता है। देश में कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए आरबीआई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक ऋणों की उचित व्यवस्था करना। सरकार द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना की जा रही थी। तो जब निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना की जाती है तो उनके लक्ष्य और उद्देश्य अलग होते हैं। वो निजी क्षेत्र में या लाभों को सर्वोपरि, जिसको हम कह सकते हैं लाभों को सर्वोपरि मानते हैं, लाभ कमाना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र में उनके द्वारा ऋण नहीं दिए जाते। सार्वजनिक क्षेत्र में ऋण देने के लिए आरबीआई की स्थापना करना आवश्यक था। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न देशों से मौद्रिक संबंध स्थापित करने के लिए आरबीआई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। सरकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास करना। मैंने अभी बात की थी कि निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना और विकास हुआ था, बहुत ज़्यादा संख्या में निजी क्षेत्र में बैंक कार्यरत थे। तो सरकारी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना करना एक अनिवार्य आवश्यकता उस समय हो चुका था, उस समय की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए आरबीआई की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई। अगला पॉइंट है समंकों का प्रकाशन करना। देखिए, एक अर्थव्यवस्था उचित प्रकार से तभी कार्य कर सकती है जब समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समंक प्रकाशित किए जाए, उनका निर्वचन और विश्लेषण किया जाए। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था से संबंधित समंकों का प्रकाशन एक ऐसे बैंक द्वारा ही किया जा सकता है जो देश में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता हो और उसके पास सभी बैंकों के समंक आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार से समंकों का प्रकाशन करने के लिए भी आरबीआई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। तो इस प्रकार से ये आरबीआई की स्थापना के मुख्य उद्देश्य रहे थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख कारण। तो इस प्रकार से 1 अप्रैल 1935 को देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, जिसका हमारे देश में नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 में आरबीआई अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 से की गई। देखिए, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के पीछे मुख्य कारण क्या थे, उसमें हम देख सकते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक राजनीतिक क्षेत्र का प्रभुत्व रिजर्व बैंक के अंतर्गत बढ़ गया था। निजी स्वामित्व की परंपरा मुख्य हमारे देश में बैंकों में निजी स्वामित्व की परंपरा एक पड़ चुकी थी। अंशधारियों के बैंकों के रूप में ये कार्य करने लगे थे निजी स्वामित्व के अंतर्गत। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक को सरकार के अधीन लेने का एक मुख्य उद्देश्य सामने आया कि रिजर्व बैंक को सरकार के अधीन लिया जाए। उसके अंतर्गत रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या कारण रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न कारणों से किया गया। क्या कारण थे? निजी अंशधारियों के पास बैंक के अधिकारों का केंद्रीयकरण होने से धन के दुरुपयोग का भय बढ़ता जा रहा था। चूँकि आरबीआई में जो अंशधारी थे, निजी अंशधारी अधिक थे, तो इस प्रकार से यदि उनके पास बैंक के अधिकारों का केंद्रीयकरण होता है तो धन के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जन भावना राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थी। देश की जनता चाहती थी कि देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जाए, वो सरकार के अधीन रहे, निजी उद्योगों, निजी अंशधारियों के अधीन नहीं हो, निजी पूंजीपतियों के अधीन नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, निजी क्षेत्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समस्या का समाधान सरल नहीं था। जो निजी क्षेत्र में बैंक कार्यरत थे वो अपने लाभ के लिए कार्य कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान निजी क्षेत्र के आधार पर करना संभव नहीं था। इसीलिए आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात जोर पकड़ने लगी। साथ ही सरकारी नीति का पालन राष्ट्रीयकरण द्वारा ही संभव था। जो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं
राष्ट्रीयकरण किए बिना उनका पालन करना आरबीआई के लिए संभव नहीं था। नेक्स्ट कारण देखिए, विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी केंद्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। चूँकि जो विश्व के अन्य राष्ट्र थे उनमें भी केंद्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति चल रही थी। एग्जाम्पल के लिए 1945 में बैंक ऑफ फ्रांस, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो हमारे देश में भी यही विचारधारा जोर पकड़ने लगी कि देश में केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। सरकारी स्वामित्व में रहकर ही केंद्रीय बैंक अच्छे से अपनी दायित्वों का पालन कर सकता है, अपनी नीतियों का संपादन कर सकता है। इसीलिए आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की जो विचारधाराएं थी वो जोर पकड़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए सरकारी नीतियों एवं केंद्रीय बैंक की नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक था। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास की आवश्यकता थी। आप जानते होंगे 1947 में देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के समय हमने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में को दिया था बंटवारे के रूप में। उस समय देश की अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से आर्थिक विकास की आवश्यकताएं महसूस होने लगी। और ये तीव्र आर्थिक विकास कब संभव था? जब सरकारी नीतियों में और केंद्रीय बैंक की नीतियों में आपसी समन्वय हो, तालमेल हो, दोनों मिल के कार्य करें। तो इस प्रकार से ये सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता था जब देश का केंद्रीय बैंक सरकारी स्वामित्व के अधीन कार्यरत हो। तो इस प्रकार से सरकारी नीतियों और केंद्रीय बैंक की नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य हो गया था। अगला पॉइंट देखिए, सरकारी अधिकार में आने से रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों में तालमेल तथा मुद्रा बाजार के संगठन में अधिक प्रभावी भूमिका अदा कर सकेगा। उस समय ये मानना था कि यदि आरबीआई सरकारी स्वामित्व में चला जाए, सरकार के अधीन चला जाए, तो व्यापारिक बैंकों से तालमेल करने में और मुद्रा बाजार के संगठन को अधिक प्रभावी बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो इन कारणों से आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की संभावनाएं प्रबल हो चुकी थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने सन 1949 में रिजर्व बैंक सार्वजनिक अधिकार में स्थानांतरण अधिनियम पारित किया और इसी के फलस्वरूप 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1 जनवरी 1949 से रिजर्व बैंक पूर्णतः एक सरकारी बैंक बन गया। राष्ट्रीयकरण से प्रत्येक अंशधारियों को उनके प्रति 100 अंश के बदले में 118 रुपये, 100 रुपये के बदले में 118 रुपये और 10 आने के हिसाब से भुगतान किया गया। चूँकि जो निजी अंशधारी थे उनको 100 रुपये के बदले में 118 रुपये 10 आने दिए गए, 18 रुपये 10 आने क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया गया। तो इस प्रकार से 1 जनवरी 1949 से आरबीआई सरकारी स्वामित्व में कार्यरत है। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना की गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन का कोरोना के रूप में पालन करें। थैंक यू वेरी मच।